थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। जय भीम। आज जैसा कि आप साथियों ने मुझे साकेत बुद्धिस्ट हेरिटेज, साकेत बुद्ध नगरी है, इस विषय पर गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया। इसके लिए संतोष गोप नारायण और आना के सभी टीम का मैं थैंक्स करता हूँ। आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ साफ तौर पर सुनाई दे रही होगी, ऐसी अपेक्षा है। साथियों, जैसा कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पेंडिंग मामला था, 5 जजेस के बेंच ने जजमेंट दिया और उसका लीडिंग कर रहे थे जस्टिस गोगोई। और जो जजमेंट आया वो जजमेंट बड़ा हैरान करने वाला था। और जजमेंट देने वाले जजेस ने जजमेंट में ये कहा गया कि आस्था और श्रद्धा के बुनियाद पर हम ये जजमेंट दे रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर इन शब्दों का उपयोग अपने जजमेंट में किया। जुडिशरी आस्था या श्रद्धा के आधार पर नहीं चलती, उसके लिए तथ्य चाहिए, उसके लिए एविडेंस चाहिए। और इतना सारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो स्ट्रक्चर किया गया है जुडिशरी के द्वारा, आस्था और श्रद्धा के नाम पर यह फैसला सुनाया गया। ये 2019 में ये जजमेंट आया और इस जजमेंट की तुरंत प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा भी होना शुरू हुआ। और बंगाल के एक जज ने भी, जो जजमेंट सुनाने वाले जजेस थे, उनके ऊपर उंगलियां उठाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिन जज महोदय ने यह फैसला सुनाया, उस जज गोगोई को बाद में राज्यसभा में भाजपा ने नियुक्त किया। तो एक तौर पर से यह बख्शिश ही माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उस फैसले में एक पार्टी मुस्लिम थी जिसे 5 एकड़ जगह देकर अयोध्या से बाहर शिफ्ट कर दिया गया। और जो बची हुई पार्टी है आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इनके लिए ट्रस्ट का निर्माण करने की सूचना दी गई और उसके तहत राम मंदिर ट्रस्ट का निर्माण भी शुरू हुआ। जब ये फरवरी महीना आया और पूरे दुनिया में कोरोना की चर्चा शुरू हुई, भारत में सेंट्रल मिनिस्टर ने योजना बनाई, पहले से प्लान किया और 24 तारीख को लॉकडाउन घोषित किया। एकाएक लॉकडाउन घोषित किया। भारत की जनता को बहुत इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और आज भी लोग भुगत रहे हैं। कोई मेडिकल सुविधा नहीं दी गई, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। जैसे ही लॉकडाउन घोषित हुआ, 25 मार्च को सवेरे 5 बजे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा 400-500 पंडों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर अयोध्या की उस जगह पर जहां पर रामलला की मूर्ति स्थापित की गई थी, उस जगह पर योगी आदित्यनाथ आए और योगी आदित्यनाथ के द्वारा वह लंबा विधि चला और सवेरे 5 बजे रामलला की मूर्ति को शिफ्ट किया गया अस्थाई भवन पर।
मगर ये जानकारी भारत के जनता को इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगी क्योंकि सारे लोग लॉकडाउन को लेकर चिंतित थे और लोगों का ध्यान इस घटना की ओर गया नहीं। अचानक एकाएक 21 मई 2020 को मीडिया में, अखबारों में खबरें छपकर आई, टीवी पर वो दिखाई गई कि अयोध्या में बड़े पैमाने पर टेम्पल के अवशेष मिले हैं, जिसमें शिवलिंग मिला है और जिसमें आमलक मिला है और जिसमें देवताओं के मूर्तियां मिली है। ऐसा प्रचार उस मीडिया के जरिए से किया गया, मगर उसके प्रतिमाओं का सोशल मीडिया पर वायरल होने के कारण, वीडियोस आने के कारण, फोटोग्राफ्स आने के कारण एक दूसरी भी चर्चा शुरू हो गई कि जो प्रतिमा वो बता रहे हैं शिवलिंग है, फूल है वगैरह वगैरह, वो प्रतिमा स्तूप की तरह नजर आ रही है, वो प्रतिमा बुद्ध की तरह नजर आ रही है, कमल के चिन्ह, पद्म के चिन्ह है, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ये चर्चा शुरू हो गई। मगर मैं आप लोगों को जो मीडिया में अधूरी जानकारी बताई गई, मैं आपको पूरी जानकारी बताना चाहता हूं कि मंदिर ट्रस्ट का सेक्रेटरी चंपत राय ने मीडिया को जो खबर बताई, वो खबर हिंदू मुसलमान नाम से विवाद खड़ा करने के लिए खबर दी गई है। कोई प्राचीन वास्तु अगर मिलती है तो उसकी सही व्याख्या आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग कर सकते हैं, और वो जो चीजें मिली है उसका डिक्लेरेशन एएसआई के लोगों को करना चाहिए था। उन्होंने नहीं किया, अभी तक ही नहीं कर रहे। वो चुप है। वो चुप क्यों है? क्योंकि उन्हें आरएसएस बीजेपी के लोगों ने चुप कराया गया है। असली बात यह है जो मीडिया ने नहीं बताई, असली बात मैं आप लोगों को, जो विदेश में हमारे साथी है, उन लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि वो जो चीजें तोड़ी गई वो जेसीबी के द्वारा तोड़ी गई और उसके लिए लॉकडाउन का सहारा लिया गया। प्रधानमंत्री सभी लोगों को घर के बाहर न निकलो, सारा मिनिस्ट्री इसके लिए लगा था, सारा पुलिस फोर्स इसके लिए लगा था, रोक लगाने के लिए, और राष्ट्रीय आपत्ति के नाम पर लोग उन्हें कोऑपरेट कर रहे थे। जब ये लॉकडाउन चल रहा था तो लॉकडाउन का सहारा लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और मंदिर ट्रस्ट के जो ब्राह्मण लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर 25 तारीख यानी 25 मार्च 2020 को ही जेसीबी लगाकर वहां नीचे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट से बुद्धा स्तूप है, इसको तोड़ने का काम किया। और ये काम जेसीबी से करना पड़ा। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वहां पर कितनी बड़ी बुद्धिस्ट धरोहर है जिसे वो तोड़ना चाहते थे। 25 मार्च से इन्होंने ये तोड़फोड़ का काम शुरू किया। 19-20 मई तक शायद उनका काम पूरा हो गया हो, और मीडिया में 21 मई को उन्होंने अधूरी जानकारी वाली खबर डिस्क्लोज की। तो मुद्दा यह है कि उसके नीचे क्या है। रामलला की मूर्ति को हटाया क्यों नहीं गया था? आपको ये रामलला की मूर्ति का इतिहास भी मालूम होना चाहिए। ये रामलला की मूर्ति वहां पर आई कैसे? पहले तो मामला यह है कि 1855-56 में अयोध्या एक सेंटर था, अवध, जिसको अवध प्रांत बोलते हैं। 1857 के गदर का मेन सेंटर पॉइंट अवध है, और अवध में अयोध्या, कानपुर, लखनऊ ये आता है।
और जब 1818 को 1 जनवरी 1818 को पेशवाओं के खिलाफ एक बड़ी जंग चली और पेशवा ब्राह्मण 1 जनवरी 1818 को पराजित हो गए। भीमा कोरेगांव नदी के तट पर 500 नौजवानों ने उन्हें हराया और जब पेशवा ब्राह्मण पराजित हो गए, परास्त हो गए, तब बाजीराव पेशवा 6 महीना भाग गया और उसने बाद में माफीनामा भी अंग्रेजों को पेश किया और 6 महीने बाद वो सरेंडर हो गया। बाजीराव पेशवा, दूसरा बाजीराव पेशवा सरेंडर होने के बाद बाजीराव पेशवा को अंग्रेज लोगों ने पूना से अवध प्रांत में कानपुर में विठूर नामक जगह पर एक सेपरेट संस्थान बना के दिया और विठूर में उसको सेटल कर दिया बाजीराव, दूसरे बाजीराव पेशवा को। 1818 से लेकर 1852 तक दूसरा बाजीराव पेशवा विठूर तक सेटल रहा और जब पैरालिटिक होकर वो बाद में मर गया, उसने कुछ दत्तक पुत्र लिए थे, उसमें थे दूसरा नाना साहब पेशवा। उसकी पेंशन बंद हो गई तो उसने आरजी किया, आरजी में उसकी मान्यता नहीं हुई तो उसने अंदर ही अंदर एक गदर की रिवोल्ट की तैयारी शुरू कर दी, मगर उसने ध्यान रखा कि इसका लीडरशिप केवल ब्राह्मण ही रह सके। उसने मुगल बादशाह को, जो आखिरी बादशाह था, उसको कन्विंस किया और मुगल और पेशवाओं ने मिलकर 1857 का गदर छेड़ा और अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से उस गदर को विफल किया और कई ब्राह्मणों को सूली पर भी चढ़ाया। 1857 का गदर विफल होने के बाद रानी के डिक्लेरेशन के मुताबिक, विक्टोरिया रानी ने डिक्लेयर किया, उसके मुताबिक धार्मिक विवाद में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा अंग्रेजों की पॉलिसी बन गई। इस पॉलिसी का फायदा लेते हुए ब्राह्मणों ने योजना बनाई कि अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए कोई धार्मिक इशू खड़ा करना होगा। यह सोचने वाली बात है कि जिन ब्राह्मणों ने 1857 का गदर करने के लिए पहले तो मुगलों का साथ सहयोग लिया और जैसे ये गदर विफल हुआ, उन्हीं ब्राह्मणों ने मुगलों के खिलाफ यानी मुसलमानों के भी खिलाफ एक अभियान शुरू कर दिया और जो बाबरी मस्जिद की जगह थी वहां एक विवाद शुरू हुआ 1859। वहां मारकाट हुई, झगड़ा हुआ, फसाद हुआ और उसकी इंक्वायरी करने के लिए अंग्रेज अफसर सर जनरल कनिंघम की वहां पर ड्यूटी लगाई। सर मेजर जनरल कनिंघम, उन्होंने वहां पर जाकर मुआयना किया, एक्सकेवेशन किया और उसका रिपोर्ट भी उन्होंने बनाया। ये रिपोर्ट 64 तक कंप्लीट हुआ। अंग्रेजों की अयोध्या के विवाद को लेकर जब उन्होंने तहकीकात किया तो उनको पता चला कि अयोध्या में बहुत बड़ी आर्कोलॉजिकल साइट है और भारत में आर्कोलॉजिकल चीज़ों का बहुत बड़ा अज्ञान है और यहाँ कोई आर्कोलॉजिकल कार्य करने का कोई साइंस भी नहीं है। तो अंग्रेजों ने 1860 को एएसआई की स्थापना किया, यानी अयोध्या का विवाद ही एएसआई की स्थापना की वजह बनी। 1864-65 तक रिपोर्ट रेडी हुआ। इन 1871 में एएसआई का 4 रिपोर्ट को ज्वाइंट करते हुए एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया सर मेजर जनरल कनिंघम द्वारा। उस रिपोर्ट में तथ्य के आधार पर यह ढूंढा गया था कि उस विवादित जगह के अंदर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है। यह बात ब्राह्मण लोग जानते थे
1934 में जब सेकंड इंडिया एक्ट बनने वाला था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद और इलेक्शन भी होने वाला था, तो 1934 में बाबरी मस्जिद के ऊपर के गोल गुंबद को गिराया गया था। जो 1992 में जो गुंबद गिराए गए, ये 1935-36 में ब्रिटिश लोगों ने बनाए गए गुंबद है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और भारत में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने का काम शुरू हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और राष्ट्रव्यापी संगठन के कारण वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जा पहुंचे। उन्होंने वहां भारत के लोगों को राइट्स दिलाने में कुछ हद तक कामयाब हुए, जिसमें अडल्ट फ्रेंचाइज का बहुत बड़ा वोट का राइट भी उन्होंने दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा अगर वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू अगर अप्लाई हुआ, अमल में आया, तो हमारे ब्राह्मणों की 3% आबादी है, कटोरा लेकर दर दर पर भागना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा वोट के लिए। तो संविधान के लागू होने के पहले 1 महीना पहले 23 दिसंबर की मध्य रात यानी 22 दिसंबर आफ्टर 12 o'clock 12 और 1 बजे यानी 22-23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद के अंदर फैजाबाद जिले का कलेक्टर के नायर द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से राम की मूर्ति रखी गई। बाबरी मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति नेहरू के द्वारा रखी गई और तब से यह विवाद शुरू हुआ और तब से लेकर 2019 तक यह कानूनन प्रोसेस का एक मुद्दा रहा और यह पॉलिटिकल गेम चलता रहा, जिसे हिंदू मुसलमान के नाम से कांग्रेस या बीजेपी इनको रूलिंग या अपोजिशन में आने का अवसर मिला और बैकवर्ड कास्ट के लोगों को डेमोक्रेसी में आउट करने में ब्राह्मण सफल हुए। मैं ये संदर्भ इसीलिए बता रहा हूं कि 25 मार्च को लॉकडाउन था, तो रामलला की मूर्ति जहां से शिफ्ट की गई तो मूर्ति की जगह के नीचे क्या था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया। उसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिस्प्यूटेड साइट का उत्खनन करने का ऑर्डर 2003 को दिया। मिस्टर बियर, मनी और मांझी इनके नेतृत्व में वह लगभग 3-4 महीने एक्सकवेशन हुआ और उनका रिपोर्ट 2003 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच को सुपुर्द किया गया। 2003 को जिस जगह पर एक्सकवेशन हुआ था वो सारी जगह पर एक्सकवेशन हुआ, मगर एक जगह पर एक्सकवेशन नहीं हुआ जो मस्जिद के बीचों बीच रामलला की मूर्ति रखी हुई थी। उस जगह को छोड़कर एक्सकवेशन हुआ और वो रिपोर्ट 2 वॉल्यूम्स का इलाहाबाद हाईकोर्ट को सबमिट किया, यानी एक्सकवेशन पूरा नहीं किया था। जैसे 25 मार्च को रामलला की मूर्ति को वो शिफ्ट कर सकते हैं, उसी तरह एक्सकवेशन करते समय भी शिफ्ट कर सकते थे। ना जुडिशरी के लोगों ने उसके लिए आग्रह किया और ना ही भारत के विपक्ष या किसी राजनीतिक दल ने इसके लिए आग्रह किया। उस जगह को छोड़कर एक्सकवेशन करना, यानी उन लोगों को पूरा मालूम था कि उस जगह के नीचे क्या है। उस जगह के नीचे बुद्धिस्ट स्तूपा था और लॉकडाउन का सहारा लेकर मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा बुद्धा के स्तूप को जेसीबी लगाकर तोड़ा गया। यह बहुत संगीन अपराध किया गया और उसमें भी हद ज्यादा उस समय हुई कि एएसआई बिल्कुल चुप है, जुडिशरी के लोग बिल्कुल चुप है और मीडिया के लोग वन साइड खबरें बता रहे हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं कि साकेत बुद्ध नगरी है, यह बताने के लिए पहले मैं ये अभी की वारदात, अभी की घटना आप लोगों को मैंने
याद दिलाई। जब 1860 में सर मेजर जनरल कनिंघम ने वहां एक्सकवेशन किया था, उन्हें क्या मिला? एएसआई की रिपोर्ट 1871 को पब्लिश की गई। उसके मुताबिक कनिंघम ने वहां पर जाकर मैथोलॉजिकल चीजों का जिक्र किया। जैसे ब्राह्मण बोलते हैं कि यहां पर स्वर्ग द्वार है, यहां राम जो है यहां स्नान किए और यहां से डायरेक्ट स्वर्ग में गए, ये स्वर्ग द्वार है। ये गुप्तार घाट है, ये हनुमानगढ़ी है, ये सुग्रीव पर्वत है, ये कुबेर पर्वत है, ये मणि पर्वत है, ये सीता की रसोई है और ये राम का जन्म स्थान है। इन मैथोलॉजिकल जो बातें समाज में स्थापित थी, उनका जिक्र सर मेजर जनरल कनिंघम ने अपने रिपोर्ट में लिया। फिर मेजर जनरल कनिंघम का यह कहना था कि मैंने वहां जब एक्सकवेशन किया तो मुझे यह पता चला। क्या पता चला? जिसे ब्राह्मण लोग हनुमानगढ़ी कहते हैं, यह औरंगजेब के समय में निर्माण किया गया एक मंदिर का अवशेष है, छोटा सा। मगर वो कहते हैं कि हनुमानगढ़ी बहुत प्राचीन नहीं है, यह औरंगजेब के समय में निर्मित हुई है। मगर उसके नीचे की चीज जब मैंने खोल के देखा तो मुझे वो वॉल बाउंड्री नजर आई मौर्य एम्पायर की। तो मेजर जनरल कनिंघम का कहना है कि वॉल बाउंड्री भी मिला मौर्य अशोका की, जिसके ऊपर उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया था हनुमानगढ़ी, वो औरंगजेब के पीरियड का है। आगे सर मेजर जनरल कनिंघम कहते हैं कि मैंने ह्यून सांग और फैयान की बताई हुई बातों को वेरीफाई किया और पहला मैंने यह काम किया कि जिसे ह्यून सांग और फैयान ने साकेत कहा है, वो साकेत का प्लेस कहां है? तो ब्राह्मण जिसे अयोध्या कहते हैं वो अयोध्या ही साकेत है। रामायण में भी साकेत का जिक्र आया है। पुष्यमित्र शुंग का जो गुरु है पतंजलि, उसने भी अयोध्या नहीं लिखा, उसने साकेत ही लिखा है। रामायण में साकेत का जिक्र है। 5वीं 6ठी शताब्दी में जो कालिदास हुआ, उसने रघुवंश लिखा, इसमें भी साकेत नाम का जिक्र है। और 11वीं 12वीं शताब्दी में एक शिलालेख मिला उसी जगह पर, उसके अंदर भी साकेत नाम का जिक्र है। पहली बात सर जनरल कनिंघम ने यह प्रूव कर दिया कि साकेत ही अयोध्या है और अयोध्या ही साकेत है। मगर अयोध्या का एशियन नेम साकेत है कि विशाखा, यह साकेत की विशाखा का संबंध साकेत से है। और विशाखा ने तथागत भगवान गौतम बुद्ध को एक स्तूप एक विहारा दिया था, महाविहार दिया था। पाली भाषा में उसे कहते संगाराम। संगाराम डोनेट किया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सर मेजर जनरल कनिंघम ने फैयान और ह्यून सांग की बातों को टैली किया और इस तथ्य पर पहुंच गए कि वहां पर तथागत बुद्ध 6 वर्ष रहे थे। यानी बुद्ध का साकेत में 6 वर्ष धम्म प्रचार के लिए निवास करना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ह्यून सांग और फैयान की बातों को आधार लेकर उनका इंटरेस्ट था कि वो बातें यही होनी चाहिए। ह्यून सांग और फैयान ने वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? कि साकेत में वसुबंधु जैसे महापंडित थे, विद्वान थे, बौद्ध पंडित थे, बौद्ध भिक्खु थे। वहां स्कूल ऑफ थॉट्स थी, यानी वहां टीचिंग होता था। साकेत के अंदर ह्यून सांग और फैयान कहते हैं कि वहां बड़े बड़े 20 संगाराम थे, यानी 20 बड़ी बड़ी मॉनेस्ट्री थी। और वहां पर लगभग 3000 बुद्धिस्ट मंक्स रहते थे। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हो
कि साकेत कितना बड़ा सेंटर होगा जहां पर 20 संगाराम थे और जहां पर 3000 भिक्षु निवास करते थे। अब ये जो ह्यूनसंग और फैयान ने जो बात बताई है, इसको टैली करना था मिस्टर जनरल कनिंघम को। तो कनिंघम ने जहां एक्सकेवेशन किया, उत्खनन किया, तो उन्हें एक एक चीज पता चल गई। उन्होंने उस रिपोर्ट में उस बात को दर्ज किया है। पहले नंबर की बात कि हनुमानगढ़ी का जो जगह है वो बाउंड्री है मौर्यन एम्पायर के पिलर की। दूसरी बड़ी बात, ह्यूनसंग और फैयान ने एक महाविहार का जिक्र किया था और उसकी खोज उन्होंने कर ली और वो महाविहार उसी जगह पर है, उन्होंने ढूंढ लिया। संगाराम, उसका एरिया लगभग 500 बाय 300 यानी बहुत लंबा चौड़ा था और उसके टूटे हुए खंडर थे और बीचों बीच एक कुआं उनको मिला और चारों दिशाओं में बुद्धिस्ट मंक्स के निवास के रूम के अवशेष मिले। तो उन्होंने उसका नाम दिया, यही पूर्वाराम या कालकाराम विहार है, ये उन्होंने नाम दिया। उन्होंने कहा जो ह्यूनसंग ने जो कालकाराम या पूर्वाराम का जो जिक्र किया है वो यही है। दूसरी एक महत्वपूर्ण खोज करने में वो कामयाब हुए कि ब्राह्मण लोग एक पर्वत को मणि पर्वत कहते हैं। मिस्टर कनिंघम के द्वारा जब उसका जायजा लिया गया तो उन्होंने खुद कई जगह के मौर्यन बुद्धिस्ट स्तूपों को ढूंढा गया था, जैसे भिलसा स्तूप को भी उन्होंने ढूंढा था। तो उन्हें नीचे का हिस्सा मिट्टी का मिला और ऊपर का हिस्सा पत्थर और ईंटों का मिला और ईंटों की आकार जो मौर्य कालीन थी वो लंबी थी, बहुत ज्यादा चौड़ी और लंबी। तो उन्होंने उसका मायना किया तो उनको पता चला कि ये मणि पर्वत कोई और नहीं है, बल्कि ह्यूनसंग और फैयान ने जो जिक्र किया था कि सम्राट अशोक द्वारा यहाँ पर 4 बड़े स्तूपों का निर्माण किया है, बुद्ध स्तूपों का निर्माण किया है। उसमें से एक स्तूप को उन्होंने चिन्हित किया, उस स्तूप का नाम है मणि पर्वत। और ये मणि पर्वत के ऊपर सम्राट अशोका ने उस समय एक धातु खड़ा किया था और वो 200 फीट जमीन से ऊपर नीचा था। यानी उस स्तूप की ऊंचाई कितनी लंबी होगी आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। कनिंघम महोदय का कहना है कि आज की तारीख में वहां पर 67 ऊंचाई का बुद्ध स्तूप आज भी मौजूद है। जो डिस्प्यूटेड साइट है उससे कुछ मीटर अंतर की ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसा आज हमारा विषय है साकेत बुद्ध धरोहर है, तो मणि स्तूप इज बुद्धा स्तूप। आज वो 67 फुट का है, ऊंचा है, और वह आज उसके ऊपर ब्राह्मणों ने जैसे ही एक्सकेवेशन किया कनिंघम ने, तब वहां किसी का कब्जा नहीं था। हमारे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को शिक्षा से वंचित किया था। तो ब्राह्मणों को मालूम था अगर ये जिन लोगों को हमने दबाया कल ये जग जाएंगे, तो हजारों वर्ष का ये बदला लेंगे। ब्राह्मणों ने हमारे जगने के पहले ही उस मणि पर्वत पर कब्जा करके आज वहां एक छोटा मंदिर बनाया है। बाहर केवल एएसआई का बोर्ड है, एएसआई में भी ब्राह्मण है, ब्राह्मणों ने अलाउ किया, ब्राह्मणों ने कब्जा किया। मणि पर्वत बुद्ध स्तूप है। दूसरा एक बुद्ध स्तूप है जिसे ब्राह्मण सुग्री पर्वत कहते हैं। यह भी एक बुद्ध स्तूप है। यह आइडेंटिफाई किया, यह आर्कोलॉजिस्ट व्यक्ति ने आइडेंटिफाई किया, और जनरल कनिंघम कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि जिन्होंने भारत में एएसआई की नींव डाली है। एएसआई की स्थापना ही कनिंघम महोदय ने किया। यानी मणि पर्वत बुद्ध स्तूप है, सुग्री पर्वत बुद्ध स्तूप है। एक पर्वत है कुबेर पर्वत, जिसके अगल बगल में पानी के बड़े हौद है, छोटे बड़े हौद है। वहां उस समय उन्होंने ढूंढा तो वहां
ब्राह्मण्स लोग उसको गणेश कुंड कहते थे, और जो मुगल लोग थे या मुस्लिम लोग थे वो लोग उसको इमाम हौद कहते थे। तो कनिंघम का कहना है कि वहां जो छोटे बड़े पानी के हौद नजर आते हैं, उसके पास एक बड़ा टीला है, और वो टीला है जिसको ब्राह्मण लोग कुबेर पर्वत कहते हैं। कनिंघम महोदय का कहना है अगर इसकी सही ढंग से खुदाई की गई और इसके अंदर की चीजों को अगर हमने निकाला तो यह तथागत भगवान गौतम बुद्ध के रिलिक कास्केट मिल सकते हैं, जैसे कि उनके शरीर धातु में से नाखून और बाल, ये उस स्तूपा के अंदर है, वो आज भी वहां पर है, वो स्तूपा है। यानी मणि पर्वत बुद्धिस्ट स्तूप, सुग्रीव पर्वत बुद्धिस्ट स्तूप, कुबेर पर्वत बुद्धिस्ट स्तूप, तो ऐसे 4 बड़े स्तूप वहां पर है। यह बात 1871 को ही प्रूव हो गई है। तो डिस्प्यूटेड साइट केवल 2.77 एकड़ एरिया की है, मगर लगभग 70 एकड़ एरिया में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है। और इस बात की जानकारी एएसआई को है, मगर एएसआई के लोग वहां केवल बोर्ड लगाए हुए हैं और वो राजनीतिक हथकंडों का शिकार हो चुके हैं। और एएसआई के जो डायरेक्टर जनरल के जो पद है वो सारे के सारे ब्राह्मण लोग ही उसके ऊपर नियुक्त हो जाने के कारण उन लोगों ने ब्राह्मणवादी लोगों को साथ दिया, और बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स पर कब्जा करने में एएसआई का भी उतना ही रोल है जितना आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस का है। तो वहां पर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है, यह प्रूव हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह 1871 तक हो गया। अब आया 1891 ईयर। 1891 में अवध प्रांत का आर्कोलॉजिस्ट, उस पूरे रीजन का जो आर्कोलॉजिस्ट है उसका नाम है ए फ्यूरर। मिस्टर ए फ्यूरर ने अवध प्रांत के अंदर डिस्प्यूट न हो भविष्य में, इसलिए हर जिले में जो मॉन्यूमेंट्स है उसका लिस्टिंग बनाया, और जब अयोध्या में आया तो अयोध्या का जिक्र करते हुए उसने वही बात दोहराई जो मेजर जनरल कनिंघम ने दोहराई। उनका भी यही कहना है कि अयोध्या ही साकेत है, साकेत ही बुद्ध नगरी है, और बुद्ध नगरी में बुद्धा के मॉन्यूमेंट्स है, 4 बड़े स्तूप है। और इस बात को कनिंघम ने जो प्रूव किया, उस बात को मिस्टर ए फ्यूरर ने मान्यता दिया, उसका रिपोर्ट पब्लिश हुआ, और 1891 में यह रिपोर्ट भी पब्लिश है, ऑन रिकॉर्ड है, जिसके अंदर और एक बात का उन्होंने जिक्र किया जो मेजर जनरल कनिंघम ने भी किया था। वो बात यह है कि वहां पर जो एशियन बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स तोड़े गए हैं, और तोड़े गए चीजों को यहां पर मजार बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, मस्जिदें बनाने के लिए बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। यह बात कनिंघम और दूसरा जो अंग्रेज अफसर है फ्यूरर, इन दोनों ने मान्य किया है। मगर मेजर जनरल कनिंघम अयोध्या ही साकेत है, इसको ढूंढने में कामयाब क्यों हुए? क्योंकि उनको सहायता मिली फैयान और ह्यून संघ की। फैयान और ह्यून संघ ने जो रास्ता बताया था, जो दिशा बताई थी, उसी जगह पर वही चीजें मिली। इसलिए कनिंघम महोदय ने बाद में इन्हीं दोनों बुद्धिस्ट पिलिग्रिम के सफरनामे को आधार बनाकर एशियंट ज्योग्राफी नामक एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल किताब लिखा, थीसिस लिखा, जो दुनिया में भारत के एशियंट ज्योग्राफी को ढूंढने के लिए महत्वपूर्ण है। इस किताब में भी उन्होंने प्रूव कर दिया कि बुद्ध जो है, बुद्ध की वो नगरी है, साकेत बुद्ध नगरी है। वहां सम्राट अशोक आए थे, सम्राट अशोक ने वहां पिलर बनाया होगा।
अगर 4 बड़े स्तूप बनाए हैं तो वहां बुद्ध के फुटप्रिंट भी मिले थे, बाद में इसको डिस्ट्रॉय किया गया था, कनिंघम को मिले नहीं। एक कहानी वहां पर है कि बुद्धा ने टूथब्रश किया, लकड़ी दतून के जरिए से टूथब्रश किया और उसको वही गाड़ दिया। तो फैयान और ह्यूएनत्सांग कहते हैं कि हम जब वहां आए थे तो वो पेड़ उतना ही था जैसे बुद्ध के समय में लोग बोला करते थे, 6 या 7 फुट ऊंचा था। वो जगह का, उस चीज का रेफरेंस कनिंघम ने इसीलिए लिया कि फैयान और ह्यूएनत्सांग जिस साकेत में आए थे और उन्होंने जो साकेत देखी थी वो आज वर्तमान में अयोध्या के नाम से प्रचार में लाया गया है, मगर वो ओरिजिनल बुद्धिस्ट प्लेस है जहां पर बुद्धा के रिलिक कास्केट है और दुनिया के लोग वहां नमन करने आते थे। विशाखा का वो नगरी था, बुद्ध ने वहां 6 साल गुजारे थे धम्म प्रचार के लिए और वहां कई सारे सूत्रों का निर्माण किया था, इसीलिए वो जगह बहुत महत्वपूर्ण मानी गई। साथियों, इस मौके पर और एक तथ्य मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं और वो तथ्य यह है कि अगर वहां 4 बड़े स्तूप है तो वहां यकीनन वहां अशोका का पिलर होना चाहिए, क्योंकि आप वैशाली में जाकर देखोगे तो वैशाली में बुद्ध स्तूप है, बड़ा स्तूप है, फिर वहां एक छोटा हौद बनाया है, छोटे छोटे स्तूप है जिसको मनोती स्तूप कहते हैं, इंग्लिश में इसको डिवोटी स्तूपास कहते हैं। तो वहां जो बड़ा स्तूप है वहां पर अशोका का पिलर खड़ा होना चाहिए। वो पिलर कहां है? वो पिलर भी वहां है, डिस्प्यूटेड साइट के कुछ ही अंतर पर, जिसे ब्राह्मण स्वर्ग द्वार कहते हैं। राम वहां स्वर्ग में गया था, ऐसी उनकी किंवदंती है, मैथोलॉजी है। वहां उनकी मैथोलॉजी है, स्वर्ग द्वार, और उसी जगह पर सम्राट अशोका का पिलर भी है। मगर खेद की बात है कि सम्राट अशोक का वह पिलर आज एक मंदिर में कन्वर्ट हो गया है और वो आज शिवलिंग के रूप में उसकी लोग पूजा करते हैं। साकेत में सम्राट अशोक का, एम्पायर अशोक का स्तंभ है, अशोक स्तंभ है, और उसका ऊपरी हिस्सा तोड़ दिया गया है और बाकी हिस्से उसी मंदिर के नीचे दफन कर दिए गए हैं, और ऊपर का जो हिस्सा है उसको गाड़ कर अशोका के स्तंभ को, जो कमल के पुष्प की डिजाइन है, वो वहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और उसे आज की तारीख में नागेश्वर नाथ टेम्पल कहा जाता है। और नागेश्वर नाथ टेम्पल का जो शिवलिंग है वो कोई और नहीं है, सम्राट अशोक का स्तंभ का ऊपरी हिस्सा है। यह बात मीडिया नहीं बता रहा है, यह बात ब्राह्मण हिस्टोरियन नहीं बता रहे, इस बात को जानबूझकर छुपाया गया है। और 1877 और 78 को एएसआई के अधिकारी सिन्हा एंड झा, इन 2 लोगों ने उस मंदिर का जायजा लिया, आर्कोलॉजिकल दृष्टिकोण से उसका सर्वेक्षण किया, और एएसआई का जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ इन 77 और 78 का 1981 को, तो उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि नागेश्वर नाथ टेम्पल के अंदर जो शिवलिंग है वो कोई और नहीं है बल्कि वो सम्राट अशोक के पिलर का ऊपरी हिस्सा है। अगर वो बात क्लियर हो गई तो एएसआई ने सारी जगह का उत्खनन करना चाहिए था और उसी समय फैसला हो जाता, सम्राट अशोक के पिलर का अगर हिस्सा मिल जाता
तो उसका एडिक्ट मिल जाता, उसका शिलालेख मिल जाता। अगर शिलालेख मिल जाता तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता और फैसला हो जाता, भारत में फसाद नहीं हो पाती। एक बहुत बड़ी साजिश है। 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के कहने पर मनी और मांझी, बीआर मनी और मांझी, इनके नेतृत्व में एक्सिवेशन हुआ। 2003 में एक्सिवेशन हुआ और 2003 में ही उसी नागेश्वर नाथ टेम्पल मंदिर के अंदर शिवरात्रि के दिन पर वो जो नक्काशी युक्त सम्राट अशोक का पिलर का हिस्सा था, उसको चांदी के पत्रे लगाए गए, उसके डिजाइन को खराब करने का प्रयास किया गया। और ये जानकारी एएसआई को मालूम थी। एएसआई ने उन पंडितों पर, ब्राह्मणों पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया और सम्राट अशोक का जो पिलर है, जो भारत का राष्ट्र का प्रतीक है, सिंबल ऑफ नेशन है, उसको खराब करने का काम उन पंडित ब्राह्मणों ने किया। एएसआई ने उसको सपोर्ट किया और उसके ऊपर आज चांदी का मुलामा चढ़ाया गया है और अशोक सम्राट की जो निशानी है उसको पूर्ण रूप से ढकाने में ब्राह्मण कामयाब हुए। 2003 में एक्सकेवेशन रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया, केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट को दिया। वो 2 वॉल्यूम का रिपोर्ट आज भी पब्लिश नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण लोग क्राइम करना चाहते थे, फैसला नहीं देना चाहते थे, न्याय नहीं देना चाहते थे। अगर 2003 में आप लोगों ने एक्सकेवेशन किया तो एएसआई के इन 2 रिपोर्ट को क्यों पब्लिश नहीं किया गया? भारत के अंदर के लोगों को यह जानकारी नहीं है, मगर भारत के बाहर जो लोग बसे हुए हैं इन्हें भी इस बारे में जानकारी नहीं है। आवाज उठानी होगी भारत के लोगों को भी, और भारत के बाहर के सभी बहुजन लोगों को आवाज उठानी होगी कि उन लोगों ने क्राइम किया और 2 रिपोर्ट को हाइड किया। 2003 में रिपोर्ट सबमिट हुआ, 2003 में वहां नागेश्वर नाथ मंदिर में गड़बड़ी की गई। 2007 में जिसने एक्सकेवेशन किया था 2003 का डिस्प्यूटेड साइट का, उसने 2007 में एएसआई का जो बुलेटिन है पुरातत्व, उसमें एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल का विषय ही नागेश्वर नाथ टेम्पल का था। और उसमें उन्होंने लिखा कि वह निर्विवाद रूप से वो बुद्धिस्ट प्लेस है और एम्पायर अशोक का पिलर का ऊपरी हिस्सा है। ये उन्होंने खुद मान्य किया मनी ने। मगर आखिर में वो अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि वहां 2003 में डिस्टर्ब किया गया, चांदी का पतरा उसको लगाया गया, आवरण उसको लगाया गया, कवर किया गया उसको चांदी के आवरण से। मगर वहां मनी जो एएसआई का डायरेक्टर जनरल रहा व्यक्ति, समर्थन, ब्राह्मणों का समर्थन करते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जानबूझकर किया हो, ये शायद उन्होंने भक्ति भावना से किया हो। मनी का कैरेक्टर संदिग्ध ही नहीं बल्कि एएसआई के खिलाफ है, अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ है, देश के खिलाफ है और ब्राह्मणों के समर्थन वाला स्टैंड ये एएसआई के इतने बड़े पद पर रहे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। मैं ऐसा मानता हूं बीआर मनी ने ब्राह्मणों का समर्थन करके राष्ट्रद्रोह किया। अब हम आते हैं 2003 के एक्सकेवेशन रिपोर्ट पर। 2003 का जो एक्सकेवेशन रिपोर्ट हुआ, हाँ मैडम, ओके now firstly I will conclude one point within 5 minutes. 2003 का जो एक्सकेवेशन रिपोर्ट है वो क्या कहता है? समय कम होने के कारण मैं आपको प्रिसाइडली ये कहना चाहता हूं कि 2003 का एक्सकेवेशन रिपोर्ट कहता है, मूल ड्राफ्टिंग में उन्होंने बुद्ध का, अशोका का कहीं पर जिक्र नहीं किया, कहीं पर मेंशन नहीं किया। मगर उसका जो लास्ट में जो इंडेक्स है,
लास्ट में जो सूची है, अपेंडिक्स है, उसमें उन्होंने रजिस्टर के नंबर दिए हैं जब वो वहां उत्खनन हो रहा था, और रजिस्टर के नंबर दिए हैं। उसमें क्या क्या बातों का जिक्र किया है? नंबर 1, जो पिछले साइड में अपेंडिक्स में, उसमें लिखा है जमीन के नीचे हमें 4 स्तर मिले, मुगल स्तर, गुप्त स्तर, कुषाण स्तर और मौर्य स्तर, यानी बॉटम टू अप। जो राजा है, लास्ट राजा, बुद्धिस्ट राजा गोविंद चंद्र, ये जो लोग हैं गढ़वाल डायनेस्टी, ये बुद्धिस्ट है। आखिरी में उनका वह शासन था, वो बुद्धिस्ट है। और बॉटम में मौर्य अशोक बुद्धिस्ट है। बॉटम में सम्राट अशोक के शिलालेख का टुकड़ा मिला। प्रूव हो गया, आर्कोलॉजिकल आइडेंटिफाई हो गया, फाइनल जजमेंट के लिए एविडेंस मिल गया। बॉटम में सम्राट अशोक का एविडेंस मिला, सम्राट अशोक के हाथी के हिस्से मिले, सम्राट अशोक के समय के शिल्प मिले, लैंग्वेज पाली भाषा के टूटे हुए अवशेष मिले। उसके बाद राजा कनिष्क के समय की बुद्धा की टूटी हुई मूर्ति मिली। उसके बाद गुप्त काल की अभय मुद्रा की, प्रवचन मुद्रा की मूर्ति मिली। तो एक नहीं, सैकड़ों सैकड़ों सबूत 2003 के एक्सकवेशन रिपोर्ट में है। मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने तथ्य के आधार पर फैसला नहीं दिया, बल्कि उन लोगों ने फेथ के आधार पर, श्रद्धा और आस्था के आधार पर फैसला दिया। इस बात को डिनाय करते हैं हम लोग। और अभी जो उन लोगों ने जेसीबी लगाया, तोड़फोड़ किया, सोशल मीडिया में बता रहे हैं कि वह बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स मिले और उस पर विहार होना चाहिए। भावना सही है, मगर 2.77 एकड़ एरिया ही केवल बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स का नहीं है, बल्कि 70 एकड़ एरिया ये बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है और इसको बचाया जाना चाहिए। इसके लिए हमने फर्दर एक्शन लॉकडाउन के पीरियड में भारत में हमने शुरू किया, चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया और हम लोगों ने एएसआई को लीगल नोटिस भेजा और इस मंथ के अंत तक हम सुप्रीम कोर्ट में हमारी रिट पिटीशन दाखिल कर रहे हैं। इसका लगभग काम पूरा हो गया है और इसके एक नहीं सैकड़ों एविडेंस हमारे पास है और हम कानूनन लड़ाई लड़ेंगे। हमें मालूम है कि जुडिशरी को भी ये लोग मैनेज करते हैं, ऐसा इसके पहले हुआ, मगर हम कानून और लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। हम जुडिशरी में भी हमारी केस दायर करने वाले और हम 31 राज्यों में 550 जिलों में 4500 तहसीलों में हम लोग चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिए हैं, धरना आंदोलन कर चुके हैं और ज्ञापन देने का आंदोलन कर चुके हैं और अभी पूरे भारत भर में चलो गांव की ओर, गांव-गांव में साकेत मुक्ति आंदोलन का प्रचार और प्रसार हम कर रहे हैं और आप लोग भी सिंपथाइजर बनकर इस मूवमेंट को साथ सहयोग दे रहे हैं। इसके लिए हम आपका थैंक्स करते हैं।